नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है बेटा, आज भी ये घर मेरे पैसों से ही चलता है। मैं तुम्हारी माँ का अपमान बर्दाश्त नहीं करूँगा। सीरीज, कई दिनों से तेरे पिताजी को तेज खांसी चल रही है। बहुत दिनों से मैं घरेलू इलाज भी कर रही हूँ पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तू डॉक्टर को दिखा कर ले आ। कोई टेस्ट भी होता है तो वो भी करवा ले ताकि इन्हें आराम मिल जाए। रात भर ये खांसते ही रहते हैं, परेशान हो जाते हैं। सरिता जी ने अपने बड़े बेटे से कहा, मम्मी मेरी आज एक मीटिंग है, उसके लिए तैयारी कर रहा हूँ। मेरे करियर का सवाल है, आप छोटे को बोल दीजिए, वो डॉक्टर को दिखा कर ले आएगा। मेरे पास समय नहीं है इन सब कामों के लिए। यह कहकर शिरीष लैपटॉप में काम में लग गया। फिर थोड़ी देर बाद बोलता है कि आप राजीव को बोल दीजिए, उसके पास काम भी क्या है, वो पापा को दिखा कर ले आएगा। अंदर कमरे से राजीव फोन पर बात करते हुए बाहर आता है और एक हाथ से जूते पहनने लगता है। हाँ यार, आ रहा हूँ, तू चिंता मत कर, अपनी मूवी नहीं छूटेगी। माँ, मैं दोस्तों के साथ मूवी देखने जा रहा हूँ, दोपहर का खाना भी बाहर खाऊंगा। वैसे मैंने नेहा को भी बोल दिया है, आप दरवाज़ा बंद कर लीजिए। बेटा, तेरे पिताजी को खांसी। सरिता के शब्दों को अनसुना करके राजीव चला गया। खांसी की तेज आवाज़ सुनकर सरिता जी कमरे की ओर दौड़ी और गर्म पानी अपने पति कैलाश जी को पिलाया। साथ ही मुंह में एक अदरक का टुकड़ा रख दिया। अंदर से बड़ी बहू अलका के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, मम्मी पिताजी को कहिए थोड़ा धीरे खांसे, मुन्ना अभी सोया ही है, फिर से जाग जाएगा। एक आवाज़ छोटी बहू नेहा की भी आती है, मैं टीवी देख रही हूँ, आप कमरा बंद कर लीजिए, पिताजी बड़ी तेजी से खांसे जा रहे हैं। सरिता जी चुपके से कमरा बंद कर लेती हैं और अपने पति की हालत देखकर उनकी आंखें भीग जाती है। दोनों बेटों और बहुओं को उनको ज़रा भी परवाह नहीं है। अपने पिता की हालत पर ज़रा भी दया नहीं आती है। दोनों बेटे ही जब पत्थर दिल हो गए हैं तो बहुओं का क्या बोलें। जब अपने ही खून को दर्द का एहसास नहीं हो रहा है तो बहू तो फिर भी पराया खून है। सरिता जी की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। वो एक दिन हिम्मत करके तैयार हो गई थी और अपने पति कैलाश जी को दिखाने के लिए अस्पताल ले जा रही थी। दोनों बहुओं ने टोक दिया कि बेटों के होते हुए आप अपने पति को दिखाने ले जाएंगी, समाज और रिश्तेदारी में हमारी नाक कट जाएगी। सरिता जी के बढ़ते कदम पीछे रुक गए। उन्होंने पहले बड़े बेटे शिरीष से कहा, फिर छोटे बेटे राजीव से कहा। दोनों ही सुनकर भी अनसुना कर रहे हैं और देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। सरिता जी के कानों में समाज और रिश्तेदारों की बातें गूंज रही थी। जब उन्हें पहला बेटा शिरीष हुआ तो ससुराल में उनके बड़े लाड चाव हुए। उनकी जेठानी को 3 बेटियां थी और सास अपने पोते का मुंह देखने को तरस गई थी। शिरीष के होते ही वो झूमकर नाचने लगी। गली मोहल्ले में लड्डू बंटवाए, खुशियां मनाई गई। सरिता जी भी खुश थी क्योंकि उनकी सास खुश थी। बड़ी किस्मत वाली हो भाभी, मालिश करते हुए रामावती ने कहा, जो आपके बेटे की मालिश हो रही है और अम्मा जी आपके खान पान का इतना ख्याल रख रही हैं। वरना बड़ी भाभी के जब जब लड़कियां हुई, ना तो मालिश की गई, ना ही अम्मा ने एक लड्डू बनाकर खिलाया। सरिता के आने से पहले उसकी जेठानी को 3 बेटियां हो चुकी थी। शिरीष का अम्मा खूब लाड लड़ाती थी। वो चाहे कितनी भी शैतानी क्यों ना कर लेता था, उसे कभी डांट नहीं पड़ने देती। सूखे मेवे और दूध उसे खिलाती पिलाती रहती थी। अम्मा की गोद में सिर्फ शिरीष के लिए जगह थी। बाकी की पोतियां सिर्फ दूर से ही उन्हें देख सकती थी। एक भी पोती को अम्मा पास नहीं भटकने देती थी। सरिता के दूसरी संतान भी बेटा हुआ। अब तो अम्मा और भी ज़्यादा सरिता से खुश रहने लगी। बड़ी किस्मत वाली है जो बेटा हुआ है, बुढ़ापे का सहारा आ गया है। बेटी होती तो चली जाती। अब तो बेटों के बड़े होने का इंतजार कर, बहुएं आएंगी और मन से सेवा करेंगी। सरिता जी सब सुनती रही और अपना काम करती रही। जिस तरह का समय चल रहा था वो घबरा जाती थी, पर कैलाश जी उन्हें हिम्मत देते थे। अब अम्मा बूढ़ी हो गई थी। दोनों भाई उनके पास नहीं भटकते थे, उनकी एक भी नहीं सुनते थे। अपनी ही पढ़ाई और दोस्तों में व्यस्त रहते थे। जेठानी की बेटियां अब बड़ी हो गई थी। तीनों की अच्छे घरों में शादी हो गई थी। वो मंदिर और घर के कामों में लगकर समय बिता रही थी। इधर शिरीष और राजीव की भी उसी शहर में नौकरी लग गई थी। अम्मा एक दिन चल बसी। दोनों पोतों का ब्याह देखने का सपना बस सपना ही बनकर रह गया था। कुछ समय बाद शिरीष की शादी हुई और अलका बहू बनकर घर आ गई।
शिरीष जी के जेठ जेठानी तीनों बेटियों की शादी कर चुके थे, तो वो दोनों कुछ सालों के लिए हरिद्वार जाकर आश्रम में रहने लगे। प्रभु भक्ति में मन लगाने लगे। तीनों बेटियां सरिता जी के पास ही रहने आती थी, क्योंकि अब वही उनका मायका था। राजीव ने भी अपनी पसंद की लड़की नेहा से शादी कर ली थी। अब घर में कैलाश जी, सरिता जी और दोनों बेटे बहू भी थे। इतने बड़े घर में जहाँ इतने लोग रहते थे, अब कुछ ही लोग रह गए थे। जितने मन से सरिता जी बहुएं घर लाई थी, वो उतनी ही जुबान की कड़वी निकली। दोनों बहुओं की आपस में एक ना पटती थी। काम को लेकर तनातनी सी चलती रहती थी। दोनों एक दूसरे का एक काम भी नहीं करती थी। इसी वजह से घर में कलह रहता था। अपने अपने पति के कान भरती रहती थी। वो दोनों भाई भी एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलते थे। घर अभी भी कैलाश जी की कमाई से चल रहा था। दोनों भाई घर में एक पैसा नहीं देते थे, पर अपनी मौज मस्ती और पार्टियों पर खूब खर्च कर देते थे। अब कैलाश जी भी अपनी नौकरी से रिटायर हो चुके थे। अब वो सारा दिन घर पर ही रहा करते थे। इससे बहुएं गुस्से में रहती थी। पिताजी सारा दिन घर पर रहते हैं, आप उनसे कहिए ना कुछ घंटे घर से बाहर रहें, सामने पार्क में ही जाकर बैठ जाया करें। दोनों एक साथ सरिता जी से बोली। सुबह शाम घूम तो आते हैं, अब दिन भर तो घर से बाहर नहीं रह सकते, फिर धूप भी कितनी है, अपने ही घर में क्या नहीं रह सकते हैं। दोनों मुंह बना लेती थी, पर अब ये रोज का हो गया है। दोनों बहुएं क्लेश करने लगी थी। सरिता जी एक दिन रात को कैलाश जी के लिए हल्दी का दूध बना रही थी। अलका ने हाथ रोक लिया। पिताजी कोई बच्चे हैं जो दोनों समय दूध पिएंगे? सुबह भी तो पिया था, फिर हमारे बच्चे क्या पिएंगे? सरिता जी उदास चेहरा लेकर कमरे में आ गई। कैलाश जी ने सब सुना तो उन्हें भी विश्वास नहीं हुआ। वो काफ़ी दिनों से दोनों बहुओं और बेटों की हरकतें देख रहे हैं। उन्होंने मन ही मन एक फैसला लिया और सरिता जी को समझाया। अगले दिन सरिता जी रसोई में लड्डू बना रही थी। नेहा ने देख लिया और पूछने लगी, मम्मी जी ये लड्डू किस लिए बना रही हो? वो सर्दी आ रही है और तुम्हारे ससुर जी का भी मन कर रहा है। ओह, आप तो पूरे महीने के लिए आया देसी घी एक ही महीने में खत्म कर दोगी। आपको तो पता भी नहीं होगा कि घी कितना महंगा हो गया है। सरिता जी उस दिन गुस्से में बोल ही पड़ी। मैं नहीं बोलना चाहती थी, पर तुम दोनों ने मुझे मजबूर कर दिया है। आखिर आज भी इस घर का खर्च मेरे पति उठा रहे हैं। घी कितना महंगा हो गया है मुझे ये तो पता नहीं है, पर मुझे ये पता है कि घी मेरे पति के पैसों से आया है, तुम्हारे पति के पैसों से नहीं। दूध बच्चे ही क्यों, बड़े भी 2 समय पी सकते हैं। बड़े बुजुर्ग का मन भी बच्चों जैसा ही होता है, वो भी मचल सकता है। और दूध भी मेरे पति की कमाई से आता है, तो तुम मुझे मना नहीं कर सकती हो। ये याद रखो बहू, तुम सब हमारी कमाई पर पल रहे हो, हम तुम पर निर्भर नहीं हैं। तुम चाहो तो ये घर छोड़कर जा सकती हो। हम दोनों तो एक दूसरे का सहारा बनकर रह लेंगे। अच्छा, हम ऐसे कैसे घर छोड़कर चले जाएं? आखिर इस घर पर, इस जायदाद में हमारा भी हिस्सा है। नेहा बोली। हम इस घर में रह रहे हैं तो अब ये घर हमारा है। ऊपर अलका भाभी रह लेंगी और नीचे हम रहेंगे। आप भी ताई जी और ताऊ जी के पास हरिद्वार क्यों नहीं चले जाते, ताकि हम चैन से रह सके? ये रोज रोज की चिक तो नहीं होगी। अब तो इस घर को और मोह माया को छोड़कर चले जाओ। पिताजी दिन भर खांस खांस कर हमें परेशान करते रहते हैं, एक पल को भी हमें सुकून से नहीं रहने देते। हमारी जिंदगी की खुशियां ही छिन गई है। नेहा बोले जा रही थी, तभी अलका भी आ गई और वो नेहा का साथ देने लगी। हाँ मम्मी जी, अब आपको इस उम्र में न जाने किसका मोह बचा है। आप भी घर छोड़कर चली जाओ हरिद्वार और हमें जीने दो। घर छोड़कर चली जाऊं? क्यों चली जाऊं? इस घर को मैंने और भाभी जी ने बनाया है। वो मेरे भरोसे घर छोड़कर गई हैं। आज भी उनकी बेटियां यही मायके में आती हैं और तुम जैसी बहुओं के लिए अपनी बेटियों से उनका मायका नहीं छीन सकती हूँ। फिर जेठ जी और जेठानी जी कुछ सालों के लिए हरिद्वार गए हैं, वो कभी भी यहाँ आ सकते हैं। और ये घर अकेला तुम्हारा नहीं है, ये घर तो तुम्हारे ससुर जी का है और उनके बड़े भाई साहब का है। इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। तुम जब फर्ज नहीं निभा सकते हो तो हक भी नहीं जता सकते हो। इतने में शिरीष और राजीव भी आ गए थे। तुम्हारे पिताजी को डॉक्टर को दिखाने के लिए तुम दोनों के पास समय नहीं है, पर मूवी और दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए बहुत समय मिल जाता है।
जायदाद पर तुम लोगों का कोई हक नहीं है। ये जायदाद मेरे पति की है और अभी वो जीवित है। अच्छा मम्मी, जायदाद का आप लेकर क्या करेंगी जब बेटे बहू ही आपके पास नहीं रहेंगे? तो जायदाद की रहती है। अब हमारा समय है तो हम घूमेंगे फिरेंगे नहीं, ऐश नहीं करेंगे। और बुढ़ापे में क्या है, कुछ ना कुछ तो लगा रहता है। तो दिन भर आप चिल्लाती रहती हो, पापा को लेकर डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर को दिखाओ। क्या दिखाया जाए? अब इस समय सर्दी है, खांसी तो छोड़ती ही नहीं है। और वैसे भी बूढ़े हो गए हैं पापा, तो अब उनको खांसी नहीं छोड़ेगी। इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तभी कैलाश जी कमरे से बाहर आ जाते हैं और कहते हैं, वाह बेटा वाह, तुम्हारा तो जवाब ही नहीं है। बुढ़ापे में पिता की बीमारी का कोई इलाज नहीं है। तुम्हारे हिसाब से उन्हें मरने के लिए छोड़ देना चाहिए। सरिता बिल्कुल ठीक कह रही है। इस जायदाद में तुम दोनों का कुछ हक नहीं है। ये जायदाद मेरी है और मैं तुम दोनों को नहीं देना चाहता हूँ। मैंने बचपन से लेकर जवानी तक तुम दोनों की परवरिश की, तुम्हारी हर इच्छा पूरी की। तुम दोनों जब बीमार होते थे तो मैं और तुम्हारी माँ रात रात भर जागते थे। जरा सी सर्दी खांसी हो जाती थी तो हम डॉक्टर के पास लेकर भागते थे। माँ बाप का ही सारा फर्ज होता है, बच्चों का तो कुछ फर्ज होता नहीं है। उन्हें तो ऐसा आराम चाहिए। तुम जैसे नालायक बेटों को मैं ये जायदाद नहीं दूंगा। तुम इस घर और जायदाद के वारिस नहीं हो। हम दोनों के जाने के बाद ये बड़ा सा घर हमने एक वृद्धाश्रम को दान कर देने का संकल्प किया है। तुम्हारी तीनों बहनों के पास भी कोई कमी नहीं है। तुम्हारे ताई जी और ताऊ जी ने भी इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। तुम दोनों अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर जा सकते हो। 7 दिन का समय देता हूँ, घर खाली कर दो। तुम दोनों कमाते हो, अपने परिवार का खर्च चला सकते हो। मैं तो अभी तक उठा रहा हूँ। रिटायरमेंट के बाद मुझे अच्छी पेंशन मिलती है। हमें तुम दोनों की सेवा की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें हमारी तीनों बेटियां आकर संभाल ही लेंगी और पैसा है तो नौकर चाकर रख ही लेंगे। शिरीष और अलका, राजीव और नेहा की बोलती बंद हो गई। वो कुछ नहीं बोल पाए। चारों पिताजी के पाँव में गिर गए। हमें माफ़ कर दीजिए, पर कैलाश जी का मन नहीं पिघला। तुम सब किराए के मकान में रहो और अपनी जायदाद खुद खड़ी करो, ताकि भविष्य में तुम जैसे नालायकों के बच्चे तुम्हें अपने घर से निकालने को नहीं कह सके। जिस तरह से तुमने अपने पिता के साथ किया है, वही तो तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे साथ करेंगे। बुढ़ापा तो तुम्हारा भी आना है। तुम यूं ही मौज मस्ती करने के लिए जवान ही तो नहीं रहोगे, और बुढ़ापे में तुम्हें भी तकलीफें होंगी। तब के लिए कुछ बचा के रखना। 7 दिनों बाद सभी घर से चले गए। अब सरिता जी और कैलाश जी आजाद थे, जो अपने ही घर में अपने बच्चों के कारण रोज दुख झेलते थे। दुख तो उन्हें हुआ बच्चों के जाने का, लेकिन उस दुख से कम था जो रोज उन्हें अपमानित होकर बच्चों के द्वारा सहना पड़ता था। जब शरीर का कोई अंग असाध्य हो जाए, उसका इलाज ना हो, तो उसे काट कर निकाल देना ही उचित होता है। आपको कैलाश जी का फैसला कैसा लगा, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।